प्राचीन भारत के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति, व्यापार और वाणिज्य के विशेष संदर्भ में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 184 ईसा पूर्व में शुंग सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य सम्राट वृद्धत की हत्या कर दी गई थी और शुंग वंश की स्थापना के साथ ही मौर्य युग का अंत हुआ और एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसमें शुंग, कर्ण, सातवाहन, पांड्य, चोल एवं चेर जैसे देशी तथा शक और कुषाण नामक विदेशी राजवंशों ने शासन किया। विद्यार्थियों, ये युग राजनीतिक विश्रृंखलता का युग था, जिसका अंत गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ, जबकि गुप्त राजाओं ने देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में पुनः बांधा। इस प्रकार मौर्योत्तर एवं पूर्व गुप्त युग से हमारा तात्पर्य मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के बीच 500 वर्षों से है। इस युग को शुंग, सातवाहन, कुषाण काल यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तथ्य है कि यह युग कुछ हद तक राजनीतिक अस्थिरता का युग भी रहा। इस युग में यद्यपि मौर्यकालीन राजनीतिक अखंडता और एकता की भावना तो नहीं थी, उसकी कमी इसमें रही, लेकिन भारत ने आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। इस काल में भारत का सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध नहीं हुआ था। इस युग में व्यापार एक ऐसा तत्व था जिससे संपूर्ण काल को स्थायित्व यानी स्थिरता प्रदान की। इस युग में विदेशी व्यापार, वाणिज्य एवं श्रेणियों की मजबूती ने आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। लौह तकनीक के विकास और कृषि के विस्तार ने अनेक उद्योगों और शिल्पों को विकसित स्थिति में पहुंचा दिया। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हैं। विद्यार्थियों, इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार थी। प्रथम, मौद्रिक व्यवस्था का प्रबल विकास था, यानी अनेक प्रकार की मुद्राएं उस समय प्रचलित थीं। दूसरा, भारत का रोम के साथ विकसित व्यापार था। तीसरा, नगरीकरण यानी कि नगरों का तेजी से विकास हो रहा था। चौथा, बंदरगाहों की सशक्त और सक्रिय स्थिति थी। भारत में उस समय बहुत सारे बंदरगाह थे और सक्रिय रूप से कार्यरत थे। पांचवा, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप देशों से भारत के घनिष्ठ संबंध थे। अब मैं चर्चा करना चाहूंगी शिल्प और व्यवसाय की। विद्यार्थियों, पूर्व गुप्त काल के हस्तकौशल, खनन एवं धातु शोधन पर प्रकाश डालने वाले दो स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत, जिनमें दिव्यवदान, महावस्तु, मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ शामिल है। वहीं पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और उत्खनन से प्राप्त सामग्री सम्मिलित है। ग्रंथ मिलिंद पन्हो में करीब 75 व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर कालीन ग्रंथ महावस्तु में हमें 36 व्यवसायों की जानकारी मिलती है। मनु, याज्ञवल्क्य और विष्णु स्मृतियों से भी विभिन्न वर्णों के लिए व्यवसायों एवं उद्योगों का वर्णन मिलता है। इस काल के कुछ प्रमुख उद्योग और व्यवसाय विद्यार्थियों निम्नलिखित हैं। प्रथम, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथीदांत उद्योग, रत्न एवं गुड़िया या मनका उद्योग। इन उद्योगों को सामान्यतः ऐसी जगह स्थापित किया जाता था जहां पर इनके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल आसानी से मिल जाता हो, उपलब्ध हो जाता हो। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी वस्त्र उद्योग के बारे में। तो उस समय विद्यार्थियों, रुई, लिनन, पटसन, ऊन आदि वस्त्र के मुख्य रेशे थे। इनमें रेशम तथा सूती वस्त्र की बड़ी प्रसिद्धि थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बंगाल का सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पेरिप्लस ग्रंथ में भी बंगाल की मलमल का उल्लेख मिलता है। मलमल बहुत बारीक सूती वस्त्र होता था। बंग, काशी, अप्रांत, चोल तथा पांड्य देश सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में विख्यात थे। वहीं तंजौर जो है मलमल का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ तक कि जो रोमन लोग हैं वह मलमल को बुनी हवा का जाला कहते थे, यानी मलमल बहुत बारीक वस्त्र होता था, उसको बनाने में काफ़ी मेहनत होती थी, इसलिए वो महंगा भी होता था। दक्षिण का चोल राज्य उस काल में मलमल का प्रसिद्ध केंद्र था। पेरिप्लस में वर्णित भड़ोच एवं काठियावाड़ के प्रदेश साधारण सूती वस्त्रों के केंद्र थे। रेशम उद्योग का विकास भी इस युग में बहुत तेजी से हुआ। पाणिनि ने रेशमी वस्त्रों को कोशीय की संज्ञा दी है। अब मैं बात करना चाहूंगी धातु उद्योग की।
तो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत के धातु उद्योग के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस में भारत के लौह उद्योग को काफ़ी उन्नत बताया गया है। मगध में लौह धातु बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। मगध के उत्कर्ष में भी लौह उद्योग का बड़ा हाथ रहा, ये हम पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हथियारों के निर्माण के रूप में ज़्यादा हुआ। व्यापार के उत्कर्ष में भी इसका बहुत योगदान रहा, क्योंकि यातायात के प्रमुख साधन बैलगाड़ियों के पहिए पर लोहे के मोटे पट्टे ने जहाँ पहिए को हर मौसम में काम आने लायक बनाया, वहीं लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उसे बहुत मजबूत बनाया। भारत में कांसा तथा सीसा बाहर से आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान के अलावा दक्षिण और हिमालय की तलहटियों में मिलता था। भारत के कुछ पूर्वी प्रदेशों में सोने के स्रोत थे। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में सोना उपलब्ध था। यहाँ सोना कम उपलब्ध होने के कारण विदेशों से सोने का आयात किया जाता था। मिलिंद पन्हों व रामायण में स्वर्ण आभूषण बनाने वाले स्वर्णकारों के उल्लेख मिलते हैं। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता, जो कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें सोने चांदी के बर्तनों के उपयोग का उल्लेख हुआ है। पुरातात्विक उत्खननों में तक्षशिला, भीटा आदि स्थानों से सोने और चांदी के आभूषणों की भी प्राप्ति हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धातु उद्योग पूर्व गुप्त काल में एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में विद्यमान था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको हाथी उद्योग के बारे में। तो हाथी दांत से बनी कंघियों, बालों में लगाई जाने वाली पिनों, तलवारों की मूठ आदि का उल्लेख पेरिप्लस नामक ग्रंथ में मिलता है। महाभारत में प्राग ज्योतिपुर के राजा द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के अवसर पर हाथी दांत की मूठ वाली तलवारें भेंट किए जाने का उल्लेख मिलता है। भीटा से प्राप्त मोहरों में हाथी दांत की मोहर भी शामिल है। इथोपिया, जो कि अफ्रीकी देश है, इथोपिया से हाथी दांत के आयात किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। भड़ोच से हाथी दांत की बनी वस्तुओं का निर्यात होता था, यानी हाथी दांत हम आयात करते थे अफ्रीकन देश इथोपिया से, और हाथी दांत से निर्मित जो कलाकृतियां हैं, शिल्प की चीजें हैं, उनको हम भड़ोच नामक बंदरगाह से, जो कि गुजरात में था, वहां से हम निर्यात करते थे। अब चौथा जो प्रमुख उद्योग उस समय विकसित था, वह था रत्न और मनका बनाने का उद्योग। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में विद्यार्थियों भारत से निर्यात हो रहे रत्नों एवं मोतियों की मांग रोमन साम्राज्य में बहुत थी। इससे भारत का रत्न उद्योग काफी विकसित हुआ। प्लिनी अपने ग्रंथ में लिखता है कि भारत में पाए जाने वाले रत्नों की लंबी सूची उसने दी है। इसमें पन्ना, गोमेद, कार्नेलियन, कार्बकल, उत्पल, ऑनिक्स, सार्डोनिक्स, एमिथिस्ट, हियासिंथ इत्यादि रत्न प्रमुख थे। पेरिप्लस में भारत से मोती निकालने के 4 बड़े केंद्रों का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिनमें पांड्य राज्य की ताम्रपर्णी नदी के मुहाने के निकट कोरके, मन्नार की खाड़ी, तीसरा पाग जलडब्रो मध्य, और चौथा बंग यानी बंगाल। टॉलमी, जो कि यूनानी यात्री था और लेखक था, तो टॉलमी ने पोन्नाटा का पन्ना मिलने के स्थान के रूप में उल्लेख किया है। मालाबार के बंदरगाहों से पन्ना रोम को निर्यात किया जाता था। तक्षशिला की खुदाई में धारीदार गोमेद, याकूत यानी गार्नेट, स्फटिक, पीला स्फटिक, एमेथिस्ट, एक्वामेरिन आदि प्राप्त हुए हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व गुप्त काल में यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहा, लेकिन उस समय शिल्प, व्यवसाय आदि का जो है पर्याप्त विकास हुआ, और वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथीदांत उद्योग और रत्न और मनका उद्योग उस समय प्रमुख रूप से जो है उनका विकास हो रहा था, और ये जो है प्रमुख रूप से विद्यमान थे। अब अगले वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जो व्यापारिक संगठन थे, उनको श्रेणियाँ उस समय कहा जाता था। तो श्रेणियाँ कितने प्रकार की थी, उनके राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक दायित्व क्या थे, क्या फायदे उनके थे, क्या उनके गुण थे। धन्यवाद।